तो हेल्थ गुरु में आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी हुई खूबसूरती को चार चांद आप कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या करवा सकते हैं। और अब चूंकि दीपावली निकट है तो कई बार बर्न मार्क्स को लेकर के लोगों में बड़ी चिंता रहती है, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आज हेल्थ गुरु में एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर दीपक कोठारी साहब। बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते सर, पहले तो आपको एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं। और सबसे पहले जो लोगों के जहन में आता है कि हम क्या क्या आपके पास आके करा सकते हैं, आकृति क्लिनिक दुर्ग में किस तरह के ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसी से मैं शुरुआत करूंगा। बर्न की प्लास्टिक सर्जरी संभव है, लोग जानते हैं, किस किस तरह के बर्न मार्क्स हम इसमें ठीक कर सकते हैं? जी, सबसे पहले आप लोग को भी दीपावली की एडवांस में शुभकामनाएं जी। बर्न में दो टाइप की सर्जरीज होती हैं। एक होती है सबसे पहले जब बर्न हो जाता है उनको ट्रीट करना, वो एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स बोलते हैं। उसमें हम लोग को मेन है कि जो बर्न से जो जख्म होते हैं उसको भरना रहता है, क्योंकि चमड़ी का नुकसान होता है तो चमड़ी कैसे भरेगी, उसमें अलग अलग टाइप की सर्जरीज होती हैं, जिसमें स्किन ग्राफ्टिंग का मेन रोल होता है, बर्न जो खराब टिश्यू रहता है उसको निकालने का मेन रोल रहता है। उसके बाद जब पूरे बर्न्स हील हो जाते हैं तो बर्न की वजह से बहुत सारी विकृतियां आती है शरीर में। जो चमड़ी आती है वो कभी मोटी आती है, कई कई जगह जो जॉइंट्स के अराउंड अगर बर्न होता है तो वो जॉइंट्स सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर बोला जाता है उन्हें, जैसे गर्दन सिकुड़ जाना, हाथ सिकुड़ जाना, पैर सिकुड़ जाना। ये सब सर्जरीज में ये रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट हो जाता है। इसमें हमको पेशेंट को फंक्शन देना पड़ता है कि कैसे उसकी गर्दन हम सीधी कर सकते हैं, हाथ सीधा कर सकते हैं, जिससे वो काम कर सके आगे, और मतलब खाना पीना वगैरह सब नॉर्मल कर सके। और तीसरी एक जो बर्न सर्जरी होती है कि जो चमड़ी मोटी हो जाती है या बर्न के दो जो दाग रह जाते हैं, उन दागों को दूर करने के लिए भी बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, जैसे कि दागों को हटा के पतली चमड़ी लगाना, या फिर लेजर के द्वारा ये दागों को कम करना, या जो उभर गए हैं दाग उनको दबाना। तो बर्न के कैटेगराइजेशन में तीन आते हैं सर्जरीज। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने तीनों सर्जरी के बारे में बताया, बर्न सर्जरी भी और बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी। लेकिन बर्न प्लास्टिक सर्जन से ही क्यों आपको ट्रीट कराना चाहिए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे हम क्लिनिक्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट खास तौर पर, जो आपको एक पैकेज ऑफर करते हैं और ये थोड़े कंपैरेटिवली संभवतः सस्ते हो सकते हैं, जो लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक प्लास्टिक सर्जन ही क्यों? क्योंकि बर्न एक स्पेशलिटी जो होती है, डॉक्टरी लाइन में हम बोलते हैं एक स्पेशलिटी होती है, तो बर्न सिर्फ प्लास्टिक सर्जन की ही स्पेशलिटी है। हम लोग को बर्न शुरू से ट्रीट करना सिखाया था। बर्न एक बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है, ये आसान ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने सिर्फ जख्म भर दिया और काम हो गया, या आपने सिर्फ पेशेंट को बचा लिया तो काम हो गया। जितना परसेंट बर्न है शुरू से लेकर अगर आखिरी तक हम अगर पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो प्लास्टिक सर्जन ये एश्योर कर सकता है कि रिकवरी बहुत फास्ट हो, सबसे कम उसको फंक्शनल लॉस हो। ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर के केसेस आते हैं, बर्न रिकंस्ट्रक्शन जो बोलते हैं, ये जनरली वही होते हैं जो हमसे ट्रीट नहीं करे हुए होते हैं। हमारे द्वारा ट्रीट किए हुए बर्न्स में कॉन्ट्रैक्चर बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इसलिए मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप बर्न अगर है तो उसको कोई भी बर्न को ऐसे लाइट पे में मत लें। आप एक सर्जन को कंसल्ट करें और कोशिश करें कि प्लास्टिक सर्जन को ही कंसल्ट करें, क्योंकि हम आपकी त्वचा की भी देखभाल करेंगे, ये भी इंश्योर करेंगे कि आपको बाद में दाग ना हो, और ये भी देखेंगे कि आपको बाद में कोई तकलीफ भी ना हो। जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हम काफी कुछ करेक्शंस कर सकते हैं, और या दूसरे वे में कहें तो जब कभी कोई प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहता है तो रिकंस्ट्रक्शन करवाते समय वो अपने लिए कोई खास चेहरा या खास कोई अंग को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हुए वैसा बनवाना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सबके लिए पॉसिबल है, या ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। चेहरा मोस्टली जो हमारे पास जो चेंज करने की बात के लिए आते हैं वो आते हैं मोस्टली चेहरा, या फिर जैसे पेट वगैरह कम करना है, या फिर बॉडी को एक पर्टिकुलर आकार देना हो, ऐसा रहता है। तो चेहरे में ये रहता है कि लोगों को अपनी नाक चेंज कराना है, आंख के अराउंड का टिश्यू चेंज कराना है, स्माइल चेंज कराना है। ये सब चीजें प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा संभव है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी नाक पहले कैसी है। अगर हम कंपेयर करने के जाएंगे तो हर नाक एक हीरोइन जैसी नाक से नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ आकार बहुत अच्छे से दिया जा सकता है। और अगर कुछ भद्दापन है तो हमारा काम ही है उसको ठीक करना, या उसको सुंदर बनाना, या इस वे में प्रेजेंट करना कि आपका चेहरा पहले से बहुत बेहतर दिखे। चलिए, तो हर चेहरे की अपनी
एक अलग ही स्पेशलिटी है। जी। आप उसके मुताबिक अपने चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट कराने के बारे में या किसी खास अंग को सुंदर सुडौल बनाने के बारे में आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको आकृति क्लिनिक दुर्ग के उन तमाम नंबर्स को नोट कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ताकि आप इन पर कांटेक्ट कर सकें। बार बार हम डॉक्टर साहब के और क्लिनिक के नंबर इसीलिए आपको फ्लैश करें कि आप इन नंबर्स को नोट करें। और अगर आपकी कोई पर्सनलाइज समस्या है या आपके मन में कोई शंका है तो आप सीधे इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि इसके बाद में जाकर आपको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं या इसके ट्रीटमेंट बहुत लंबे चलते हैं, तीसरा बड़े महंगे होते हैं। तीनों के बारे में बताएं। जी, देखिए, नुकसान नहीं, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है कि हमको जो पार्ट में डिफेक्ट है उसको रिस्टोर करना है। रिकंस्ट्रक्शन जो सर्जरी के बारे में अगर मैं थोड़ा विस्तार में बताऊं तो अगर कोई जख्म है जो भर नहीं रहा है, जैसे पैरों में जख्म, एक्सीडेंट के बाद पैरों में जख्म हो जाते हैं जिसमें कि हड्डी दिख रही है, तंतु दिख रहे हैं, ये सब चीजें हैं, तो ये सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के सर्जरी के द्वारा ही ठीक किए जा सकते हैं। इसमें हमको कहीं से तंतु को ठीक करना है या कहीं से मांस ला के लगाना है। ये रिकंस्ट्रक्शन जो है ये पेशेंट को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, ये पेशेंट को काबिल बनाने के लिए और सक्षम बनाने के लिए कि वो अपने डे टू डे काम पूरे कर सके। दूसरा जो सवाल है कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो शुरुआती जो डिफेक्ट आया है, विकार आया है, वो किस उस रूप का है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारी चीजें अगर टूटी हुई है, बहुत सारी चीजें खराब है, तो स्टेप बाय स्टेप ही हम जा सकते हैं, एक साथ पूरी चीजें नहीं कर सकते। पर ये महंगी नहीं है। इंडिया में तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में हम लोग बहुत ही कम उसमें करते हैं और बहुत पेशेंट देखते हुए करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत सर्जरीज कराए रहते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि इनको और इस चीज का बर्डन पड़े, और हम चाहेंगे कि अपनी लाइफस्टाइल इतने अच्छे से जिए कि हमको याद करें कि इस वजह से ये पूरी तरह से ठीक हो गए। तो ये महंगी नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके, या इसका मेडिकेशन काफी लंबा आपको लेना पड़ता है, बार बार आपको दिखाना पड़ता है? नहीं, मेडिकेशन से रिलेटेड नहीं है। हाँ, इसका रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, जो बाद में अब कोई चीज अगर लॉस हो गई, उसको बना रहे हो, तो उसको डेफिनेटली फंक्शन में लाने के लिए ब्रेन उसको रीड करने में काफी समय लेता है। तो फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं ये थोड़ी चलती हैं, 6 मंथ्स बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं, पर मेडिकेशन एज सच बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरा साइड इफेक्ट्स में बोलूंगा, हर सर्जरी का एक अपना छोटा कॉम्प्लिकेशन होता है, बट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम होते हैं। हम ये एश्योरिटी देते हैं कि आप जो पहले थे उससे बेहतर ही होंगे, उससे खराब नहीं होंगे। जी डॉक्टर साहब, माइक्रो सर्जरी के बारे में भी लोग काफी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये माइक्रो सर्जरी क्या है, क्या किसी खास जगह पर ही पॉसिबल है? जी, माइक्रो सर्जरी मतलब छोटे छोटे अंगों को जैसे जोड़ना। जैसे हमारे पास माइक्रो सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी की सब स्पेशलिटी है। जैसे हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, अंगूठा अलग हो गया एक्सीडेंट में या हाथ अलग हो गया, तो माइक्रो सर्जरी के जरिए इसको जोड़ा जा सकता है। इसमें हम नसों को जोड़ते हैं, मतलब अगर टाइम पे लाया गया है, 6 से 12 घंटे के अंदर अगर वो अंग हमारे पास लाया गया है, तो हम उसको पूरी तरह से जोड़ सकते हैं। नसों को नसों से जोड़ना, जो तंतुओं को तंतुओं से जोड़ना। एक और टाइप की माइक्रो सर्जरी होती है जिसमें जैसे कैंसर में जब चीजें निकाल दी जाती है, मुंह के कैंसर में हम बात करते हैं, चीजें पूरा जबड़ा वगैरह निकाल दिया जाता है, तो माइक्रो सर्जरी के द्वारा कहीं और की हड्डी लेके उसकी नसों को जोड़ के ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होता है। मतलब वैसा हम जबड़ा बना देते हैं और पेशेंट को कुछ फंक्शनली प्रॉब्लम नहीं हो, ये इंश्योर करते हैं। और ये माइक्रो सर्जरी के लिए जरूरी है मैग्निफिकेशन जो बोलते हैं, ये जनरली माइक्रोस्कोप का होना आवश्यक है। तो हमारे पास माइक्रोस्कोप रहता है, क्योंकि ये बहुत पतले अंग होते हैं, नसों को जोड़ना बहुत ही फाइन काम है। इसके लिए जो हम लोग टाके यूज करते हैं, ये आपके बालों के भी आकार से उसके आधे होते हैं, तो ये आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और ये बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी है, लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी है। मतलब ये वैसा का वैसा आपको बना के दे सकती है। चलिए, एक बार पुनः हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि ये जो आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके बाद भी अगर आप चाहें तो डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से पर्सनलाइज किसी भी समस्या पर, किसी भी अंग की सर्जरी पर आप यहां कंसल्ट कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको फौरन उन नंबर्स को नोट करना है जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर डॉक्टर साहब से बातचीत के दौरान लगातार फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में काफी लोग गूगल करने लगे, लेकिन
आप जितनी अच्छी तरह समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में, क्या अलग अलग है, क्या कोई एक लंबी प्रोसीजर है, कोई छोटी प्रोसीजर है, बताएं प्लीज दोनों के बारे में। जी, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर बहुत सारी सब स्पेशलिटीज आती है। प्लास्टिक सर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी है, उसमें से एक है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब प्लास्टिक सर्जरी में एक पार्ट होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा पार्ट होता है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें कि कोई भी अंग को सुंदर बनाना है। कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आता है हेयर ट्रांसप्लांट, आता है जैसे बालों का प्रत्यारोपण जो बोलते हैं, नाक की सर्जरी राइनोप्लास्टी, ब्रेस्ट की सर्जरी जैसे ब्रेस्ट का आकार बढ़ाना है या कम करना है, ये भी कॉस्मेटिक के अंदर आता है। आपको अपने शरीर की चर्बी कम करनी है, शरीर को आकार बना देना है, शरीर को सुडौल करना है। मेल में गायनेकोमेस्टिया जो होते हैं, जो ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, उसको ठीक करना। उसके बाद आपके थाइस को शेप करना, आपके काफ्स को शेप करना, आपके नेल्स को शेप करना, ये सारी चीजें कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आती है। आपके कानों को शेप करना, कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली सुंदर दिखाने का तरीका है। ओल्ड एज में भी जो झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरे लटक जाते हैं, पेट वगैरह लटक जाता है, उसको ठीक करना, ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आता है। पर ये बताना चाहूंगा कि ये एक अलग ब्रांच नहीं है, ये प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ही आती है, और कॉस्मेटिक सर्जरी एक्सक्लूसिवली प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अब आप हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं और आपसे हम सारी विषयों के ऊपर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। तो आपका जो आकृति क्लिनिक है, इसमें हम किस किस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी की फैसिलिटी लोगों को दे पाते हैं, या किस तरह के पेशेंट्स अभी आपके पास आते हैं? मेरे पास सारे पेशेंट्स आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के। मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट भी करता हूँ। मैं यहाँ पे, मेरे पास लेजर है जिससे कि मैं लाइपोसक्शन मतलब चर्बी को कम करने का काम करता हूँ। फिर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी मैं काफी करता हूँ, ब्रेस्ट रिडक्शन भी करता हूँ। लड़कों में जो गायनेकोमेस्टिया जैसे मैंने बताया, उसकी सर्जरी हम बहुत ऑफन करते हैं। और साथ में नॉन क्लिनिकल में जैसे लेजर्स होता है, लेजर से अनचाहे बालों को हटाना, अनचाहे दाग धब्बों को हटाना, टैटू को हटाना। उसके बाद लेजर से चेहरे को ठीक करना, झुर्रियां हुआ ठीक करना, जो एक्ने के मार्क्स होते हैं या पिंपल्स होते हैं, उसकी वजह से जो चेहरे में गड्ढे हो जाते हैं, उनको रिसरफेस करना लेजर के द्वारा। ये सब चीजें मेरे क्लिनिक में है। प्लस एडिशनली मैं वेस्कुलर सर्जरी भी करता हूँ। वेरिकोज वेन्स की जो नसें फूल जाती हैं, उसकी भी लेजर के द्वारा आकृति क्लिनिक में पूरा ट्रीटमेंट होता है, जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। साथ में नॉन क्लिनिकल में बोटॉक्स जो देते हैं, बोटॉक्स देते हैं या फिलर्स देते हैं, जो झुर्रियां होती हैं या रिंकल्स जो आते हैं चेहरे में, उसके लिए जो बोटॉक्स वगैरह हम यूज करते हैं, वो भी यहाँ पे हम लोग देते हैं। साथ में फैट फिलिंग भी एक प्रोसीजर होता है जो भी किया जाता है। फैट फिलिंग में हम लोग चर्बी को डालते हैं शरीर के किसी भाग से चर्बी में, जहां पे डेफिशिएंसी है। चेहरे में कई जगह फैट फिलिंग लगता है और भी कई जगह फैट फिलिंग लगता है, वो भी करा जाता है। ये सारी चीजें मेरे क्लिनिक में होती हैं, बहुत रेगुलरली होती हैं। जी, फेशियल सर्जरी के बारे में भी लोग बहुत जानना चाहते हैं कि आप अगर फेस करेक्शन में या फीचर करेक्शन में जाएं, तो हम फेस पर किस किस तरह की सर्जरी आपके यहाँ करा सकते हैं? हाँ, फेशियल करेक्शन हम लोग डिवाइड करते हैं अपर हाफ, लोअर हाफ और मिडिल हाफ में। तो फेशियल सर्जरीज में जनरली आंखों में जैसे फोल्ड आ जाते हैं, तो उसको ब्लेफरोप्लास्टी बोला जाता है, जिसको करेक्ट किया जा सकता है। आंखों के नीचे जो ये कालापन है या आंखों के नीचे जो गड्ढे हैं, उसको ठीक करना। कान किसी किसी के थोड़े से वो रहते हैं, डिफॉर्म रहते हैं या बड़े रहते हैं, उसको ठीक करना। किसी के लिप्स बहुत मोटे होते हैं या फिर पतले होते हैं, तो पतले लिप्स को मोटा करना, मोटे लिप्स को लिप रिडक्शन करके पतला करना। और ज्यादा कॉमन होती है मेरे यहाँ राइनोप्लास्टीज, मतलब टेढ़ी नाक, लंबी नाक, बद्दी नाक, नाकों की वजह से, नाक में टेढ़ीपन की वजह से सांस लेने में दिक्कत आना, ये सब चीजें करेक्ट करना। नाकों को आकार देना, ये कॉम्बिनेशन में फेस में अगर फेस लटक जाता है ओल्ड एज की वजह से झुर्रियां आना, उसको फेस लिफ्ट के द्वारा हम लोग करेक्ट करते हैं या थ्रेड लिफ्ट करते हैं। साथ में अगर ऊपर फोरहेड में रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, उसको भी ठीक करना। और साथ में मैं लेजर्स भी काफी यूज करता हूँ फेस में, जिसमें कि एक्ने मार्क्स जो होते हैं खासकर, या मेलाज्मा जो होता है, जिसमें कि जो झाई बोलते हैं, जिसको हिंदी में झाई बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में स्किन की वजह से, उसको भी हम लोग इसके द्वारा ठीक करते हैं। ये सर्जरी नहीं है, ये वो है, पील्स और लेजर के द्वारा इनको ठीक किया जाता है, और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें सर्जरी करनी पड़ती है।
चलिए डॉक्टर साहब से हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन आपसे मैं वापस कहूँगा कि आप इन नंबर्स को नोट कर लें। किसी भी तरह की कोई भी शंका आपके जहन में इस कार्यक्रम के बाद में भी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम आपको या परिवार में किसी को है, मित्रों को है, तो फौरन उनको ये नंबर दें और कॉल करके संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, दुर्घटनाएं इन पर किसी का वश नहीं होता, भगवान न करे कोई भी दुर्घटना से कोई गुजरे, लेकिन कई दफ़ा अंग भंग हो जाते हैं, कट-फट जाते हैं और ऐसे में सर्जरीज बड़ी काम आती हैं। पर शुरुआत में लोग जान बचाने में लगते हैं, जबकि हम कहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास या एक्सपर्ट के पास पहुंचना चाहिए। हैंड सर्जरी भी इन्हीं में से एक है, बताएं थोड़ा सा इसके बारे में और हम क्या क्या जोड़ सकते हैं। जी, हैंड सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हाथ आधा काम करता है। मतलब आदमी के हाथ अगर नहीं काम करेंगे तो आधा विकलांग वो वैसे ही हो जाता है। हैंड सर्जरी और इस हैंड का जो चोट लगना है ये बहुत कॉमन भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में देखेंगे आप, नॉर्मल वर्कर्स देखेंगे आप, दरवाजे में भी अगर कुछ आता है तो हाथ आता है ऐसा। तो हैंड सर्जरी बहुत उसमें, और हैंड में इतने छोटे छोटे मसल्स और तंतु रहते हैं कि लोग सिर्फ अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चमड़ी दिख रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक छोटे से कांच से, एक मैं बोलूंगा एक आधे सेंटीमीटर के कांच से सारे तंतु भी कट सकते हैं, और हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। तो हैंड सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको पहले तो डायग्नोसिस करना है कि क्या क्या चीजें कटी हैं, और बहुत बारीकी से डायग्नोसिस करना है। बहुत बार हमारे पास कॉम्प्लेक्स पेशेंट आते हैं कि हाथ में बस टाके लगा के आ गए और हाथ काम ही नहीं कर रहा है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर समय पे पेशेंट आता है तो सारी चीजें रिपेयरेबल है हाथ में। हड्डी से लेके जो हाथ को काम करने वाले तंतु होते हैं, नसें जो होती है जो हाथ को सेंसेशन देती है, साथ में जो नसें जो हाथ को ब्लड सप्लाई देती है, अगर कोई टिश्यू लॉस है तो हैंड सर्जरी में हम लोग उसको रिप्लेस भी कर देते हैं। ये सारी चीजें हैंड सर्जरी में आती है, और ये सबको एक साथ करना चाहिए। हैंड सर्जरी में स्टेप्स नहीं होते कि आप पहले हड्डी को ठीक करो फिर ऊपर का टिश्यू ठीक करो, उससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती चीजें। तो ये जरूरी है कि पूरा एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट हो और एक साथ ट्रीटमेंट हो। तो ये जो गोल्डन आवर कहा जाता है, क्या इसमें सीधे आपके पास पहुंचना होता है? क्योंकि लोग, जैसा मैंने कहा, लोग पहले जान बचाने की कोशिश करते हैं या पहले एक जो भी नियरेस्ट पॉइंट होता है वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये कितने टाइम तक आपके पास पहुंचे तो संभव है? हैंड सर्जरी में 12 घंटे से 14 आवर्स तक हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें आराम से कर सकते हैं। मतलब एक कटा हैंड को भी हम 12 घंटे के अंदर जोड़े तो वो जुड़ जाता है। गोल्डन आवर्स जो लाइफ सर्जरी का बोल रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग जो बोल रहे हैं, वो जनरली हैंड सर्जरी में नहीं होता। वो अगर बहुत मैसिव उसके साथ अगर हेड में इंजरी हो या पेट में इंजरी हो, तब वो है कि वो लाइफ सेविंग कंडीशन में जाता है। अदरवाइज हैंड सर्जरीज वालों को तो डायरेक्ट हमारे पास आना चाहिए ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें, और कुछ अगर चोट नहीं है तो। पर हाँ, मैं यही बोलूंगा कि लाइफ पहले जरूरी है किसी लिम्ब से ज्यादा, मतलब हाथ पैर से ज्यादा लाइफ की जरूरत है। अगर कुछ भी ऐसा है कि लाइफ थ्रेटनिंग है तो पहले हमको उसको ठीक करना है। जी बिल्कुल, लेकिन इस टाइम का भी आप ख्याल रखें जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। और डायबिटिक फुट, पहले तो थोड़ा इसके बारे में बताएं संक्षेप में, क्या इससे भी हम ठीक कर सकते हैं? हाँ, डायबिटिक फुट को बहुत लाइट वे में लिया जाता है, जबकि डायबिटिक फुट बहुत ही डेंजरस चीज है। डायबिटिक फुट एक साइकिल में चलता है कि शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो पैर में इंफेक्शन होगा, और पैर में इंफेक्शन रहेगा तब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो डायबिटिक फुट के लिए टीम वर्क चाहिए। डायबिटिक फुट के लिए हमको एक डायबिटीज कंट्रोल करने वाला चाहिए, और साथ में एक अच्छा सर्जन। मैं इसमें भी बोलूंगा कि इसमें प्लास्टिक सर्जन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोग काटने वाले सर्जन नहीं है, हम लोग जोड़ने वाले सर्जन है, हम लोग चीजों को रिस्टोर करने वाले सर्जन है। इंडिया में अभी भी 20 से 30% लोग जिनको डायबिटिक फुट होता है वो एम्पुटेशन मतलब पैर कटवाने में जाते हैं, और हमारा प्रयास पूरा इसी में लगा रहता है कि हम उस 20 से 30% को 5 से 6% तक में ले आए। उसके लिए आपको समय पे आना और समय पे चीजें करवाना बहुत जरूरी है। आजकल इतनी एडवांस सर्जरी आ गई है जिसमें कि कोई भी अंग मिसिंग है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, अगर हड्डी में इंफेक्शन है हड्डी को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी जगह पस है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको फुट को बहुत अच्छे वे में लाके और एक पेशेंट को फंक्शनल बना सकते हैं। तो एज ए प्लास्टिक सर्जन मेरा रोल यही है कि मैं उस एम्पुटेशन लेवल को कम करूं जितना मैं कम कर सकता हूं। जी, यहाँ आपको सुनकर बहुत सारी चीजें हमको क्लियर हो रही हैं।
किन किन चीज़ों के बारे में हम खास तौर पर ख्याल करें जब हम ऐसे त्यौहार के बहुत नज़दीक बैठे हुए हैं जहां बर्निंग या जलने संबंधित बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं, दिक्कतें या हादसे आपको हो सकते हैं, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं? आपकी एक जनरल सलाह क्या है, और अगर बर्न होता है तो सबसे पहले क्या करें? जी, सबसे पहले पानी डालें। आप कोई भी प्रकार का बर्न हो रहा है, आपको उसमें पानी डालना है, कोई और चीज यूज नहीं करना है। मैं स्पेशली सलाह दूंगा, हल्दी, कोलगेट, मिट्टी, कपड़ा, ये सब कुछ यूज नहीं करना है आपको बर्न में। ये सब बर्न को बढ़ाएगा। बर्न में आपको सिर्फ पानी डालना है। और अभी क्योंकि त्योहार आ रहा है तो मैं बोलूंगा अपने प्रिकॉशन रखें। आप कपड़े ऐसे पहने कि बर्न नहीं हो। जितना बर्न से बच सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन बर्न है तो पानी डालना है सबसे इमरजेंसी। उसके बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा एक टेक होम संदेश, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, ये क्या टर्म है? टेक होम संदेश यही है, मैं बहुत से लोगों को पहचान ये नहीं है कि उनको कब क्या चीज करना है। आप सही डॉक्टर ढूंढें और सही इलाज कराएं। मेरा टेक होम संदेश बस यही है। आप डॉक्टर पे भरोसा रखिए कि आपको कोई खराब वो करके नहीं देगा, और हमारा काम आपको अच्छा बनाने का है। तो एज ए प्लास्टिक सर्जन मैं यही सलाह दूंगा कि आपको जहां लगे कि आपको कुछ डाउट है या आपको सेटिस्फाइड नहीं है, आप एक प्लास्टिक सर्जन के पास आके अपने क्वेरीज पूरी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको खराब नहीं करने देंगे, हम आपको अच्छा ही बना के भेजेंगे। चलिए, तो डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम और ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स की टीम पूरी तरह से आपको सर्व करने के लिए, ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए पूरी तरह तत्पर है, तैयार है। सालों का तजुर्बा ये टीम रखती है और प्रतिदिन ऐसे कई सारे लोगों को सेटिस्फेक्शन के साथ उनके मनचाहे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। आपको करना इतना है कि आप फौरन संपर्क करें, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और इसके लिए नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे सवालों के इतने सरलता से जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।